हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। भोपाल में यूनियन कार्बाइड की पेस्टिसाइड प्लांट में गैस लीक, आसाम में ऑयल वेल में आग लगना, विशाखापट्टनम में केमिकल प्लांट में गैस लीक होना। मुझे गिनाने की ज़रूरत नहीं है कि इन डिज़ास्टर्स में कितने लोगों की जान गई है और इनडायरेक्टली कितने हज़ार लोग इफेक्ट हुए हैं। हम सीधा पॉइंट पर आते हैं और बात करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 की, जो ऐसे डिज़ास्टर को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। 1984 के भोपाल गैस डिज़ास्टर के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि जो इन्वायरमेंटल लॉज इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं वो सफिशिएंट नहीं है, और अगर ऐसे डिज़ास्टर को फ्यूचर में रोकना है तो हमें और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लॉज की नीड है। इसी वजह से 1986 में इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट के अंदर एक प्रोसेस था जिसका नाम था EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये प्रोसेस इंडिया में हर प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, जैसे रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डैम। तो EIA सभी पर एप्लीकेबल होगा। ये प्रोसेस ये कहती है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि इसका इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अगर हम यहाँ एक कोल माइन बनाने जा रहे हैं तो कितने जंगल काटे जाएंगे, यहाँ रहने वाले गांव वालों पर क्या असर पड़ेगा। हमें ये देखना चाहिए कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना होगा एंड नेगेटिव इम्पैक्ट कितना होगा, और नेगेटिव इम्पैक्ट को कम से कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। और अगर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को ऐसा लगता है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं तो उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस नहीं देना चाहिए। प्रोजेक्ट की क्लियरेंस इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को असेस करने के बाद दी जाएगी, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी करेगी। पहले साइट सिलेक्शन की जाएगी, फिर EIA कंडक्ट किया जाएगा, फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC के लिए अप्लाई किया जाएगा, फिर पब्लिक हियरिंग कंडक्ट की जाएगी यानी लोगों से पूछा जाएगा कि आपकी क्या राय है। तो इसके बाद ये रिपोर्ट इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी के पास सबमिट की जाएगी। ये एक कमेटी है साइंटिस्ट और एक्सपर्ट की, जो ये डिसाइड करेगी कि इस पर्टिकुलर प्लेस पर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, और उसके बाद अपने कुछ सजेशंस यहाँ पर देगी। इनके सजेशन को ध्यान में रखते हुए इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देगी। तो सुनने में तो ये प्रोसेस काफ़ी अच्छा लगता है, पर रियलिटी में इसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी सही नहीं है। इस लॉ का काफ़ी मिसयूज़ भी किया गया। ऐसे कई केसेस देखे गए जहाँ पर किसी ने कोल माइन बना ली, पावर प्लांट बना लिया बिना पब्लिक हियरिंग करवाए। ऐसे कई केसेस होते हैं जहाँ पर EIA की रिपोर्ट को फर्जी बना लिया जाता है, स्टडीज़ ढंग से कंडक्ट नहीं कराई जाती है। एंड एग्जैक्टली यही रीज़न है कि हमारे देश में विशाखापट्टनम जैसे गैस लीक डिज़ास्टर होता है। इस स्पेसिफिक केस में यहाँ पर केमिकल प्लांट को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस तक नहीं मिली थी, फिर भी ये ऑपरेट करने लगा और नतीजा आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्वायरमेंटल लॉज का सही ढंग से इम्प्लीमेंट न कर पाने की वजह से ऐसे डिज़ास्टर होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इस लॉ को और स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है और इसके इम्प्लीमेंटेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। बट हो क्या रहा है, सरकार ने एक नया ड्राफ्ट रिलीज़ किया है EIA 2020, और सरकार इसका एग्जैक्ट अपोजिट करने लगी है। तो 2020 में सरकार ड्राफ्ट EIA लेकर आई। ये 80 पेजेस की एक रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप इसे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी आपको। प्रॉब्लम ये है कि इस नई EIA के ड्राफ्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये इन्वायरमेंटल एक्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने की बजाय उसे और कमज़ोर बनाता है, ताकि ये सभी इंडस्ट्रीज़ नए लॉज को ईजिली एक्सप्लॉइट कर सकें और ये जो डिज़ास्टर हम होते हुए देख रहे हैं ये फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ जाए। पहली प्रॉब्लम ये है कि इस ड्राफ्ट में पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस है। इसका मतलब है कि कोई प्रोजेक्ट अगर बिना इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के ऑपरेट कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे हम इन्वायरमेंटल क्लियरेंस बाद में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि आपने विशाखापट्टनम गैस लीक देखा, वो केमिकल प्लांट बिना इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के चला रहे थे, और इस नए लॉ के हिसाब से वो कम्प्लीटली लीगल है। दूसरी प्रॉब्लम है पब्लिक हियरिंग का जो टाइम है उसे कम कर दिया गया है। पहले 30 डेज़ दिए जाते थे, अब से 20 डेज़ दिए जाएंगे, एंड ये भी काफ़ी कम समय है। तीसरी प्रॉब्लम है कि अगर कोई प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल लॉज को वायलेट करता है तो अब जनता के पास कोई हक नहीं है उस वायलेशन को पॉइंट आउट करने का। ये वायलेशन अब वायलेटर खुद ही बता सकता है या फिर उसे सरकार बता सकती है। चौथी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट डिफाइन किए हैं जिसमें पब्लिक कंसल्टेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, जैसे बॉर्डर एरियाज़। बॉर्डर एरियाज़ मतलब ऐसे एरियाज़ जो LAC के 100 किलोमीटर की बाउंड्री में आते हैं। अब 100 किलोमीटर जो है उसमें पूरा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हमारे ईस्ट वाला बेल्ट में आप देख सकते हैं कि काफ़ी ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ। सो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये ड्राफ्ट ह्यूमन मेड डिज़ास्टर को बढ़ावा दे रहा है, और मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर कभी खुलकर बात नहीं करता है। किस तरीके से हमारे इंडिया में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाने की ज़रूरत है अभी भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंडिया की प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा खामियां रह जाती है, तो उसे हमें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो दिस वॉज द होल एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फॉर मोर सच कॉन्टेंट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
subscribe to my channel.